सोचिए जरा, एक 40 साल के आदमी ने डीमन किंग को हराकर लाइटनिंग एम्परर का खिताब जीत लिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पास मैजिक का कोई टैलेंट ही नहीं था। इस सच्चाई को जानने के कुछ ही वक्त बाद उसकी मौत हो जाती है और फिर उसका दूसरी बार रीइंकार्नेशन एक 4 साल के बच्चे के रूप में होता है, लेकिन इस बार उसके पास अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें और एक्सपीरियंस भी था। अब देखना यह है कि क्या वो इस बार दुनिया का सबसे पावरफुल सेज बन पाएगा। कहानी शुरू होती है एक भयानक लड़ाई से, जहां हमारा मिडिल एज्ड हीरो एफ्टाल 3 महान योद्धाओं के साथ मिलकर डीमन किंग का खात्मा कर देता है। इस महान जीत के बाद राजा खुद उन्हें सबसे ऊंचा रुतबा देते हैं। एफ्टाल को लाइटनिंग एम्परर का टाइटल मिलता है। पूरे 40 साल तक मैजिक की घोर तपस्या करने के बाद आज एफ्टाल की मेहनत रंग लाई थी। वो खुशी के मारे रोने लगता है और पूरी जनता उनके लिए तालियां बजाती है। साल बीतते हैं और अब एफ्टाल एक बूढ़ा बुजुर्ग बन चुका है, पर उसकी मैजिक की भूख अभी भी खत्म नहीं हुई। वो छोटे बच्चों को मैजिक सिखाता है, जहां सभी बच्चे अपने सिर पर पत्थर रखकर बैलेंस बनाना सीखते हैं। एफ्टाल उन्हें वार्निंग देता है कि अगर फोकस हिला तो मैजिक सर्कल टूट जाएगा। तभी उसकी सबसे तेज स्टूडेंट मर्लिन उसे आराम करने को कहती है, क्योंकि उसे एफ्टाल की फिक्र है। एफ्टाल पुरानी बातें याद करने लगता है कि कैसे उसने एक जंग के बाद इस मासूम डीमन बच्ची मर्लिन को अपनाया था, जिसके पूरे कबीले को कभी उसने ही खत्म किया था। एफ्टाल बात बदलकर सबको लेवल 4 स्पेल सिखाने लगता है, पर मर्लिन जिद करती है कि उसे लेवल 6 का एडवांस्ड मैजिक सीखना है। बाकी बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि अभी तो लेवल 5 सीखा है, इतनी जल्दी क्या है। पर मर्लिन कहती है कि वो लाइटनिंग एम्परर की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, इसलिए उसे सबसे आगे निकलना है। एफ्टाल उसे समझाता है कि जल्दबाजी मत करो, पहले बेसिक्स मजबूत करो। मर्लिन थोड़ी निराश हो जाती है पर चुप रहती है, लेकिन दोस्तों उसके दिमाग में तो कुछ और ही खतरनाक प्लान चल रहा था। रात के अंधेरे में मर्लिन अकेले ही एक खौफनाक जंगल की तरफ निकल पड़ती है। हाथ में स्टाफ लिए वो डर को भुलाते हुए एक गहरी गुफा के पास पहुंचती है। उसका मकसद वहां के खतरनाक मॉन्स्टर को हराकर खुद को बेहतरीन साबित करना था, ताकि वो एफ्टाल का बोझ हल्का कर सके। पर जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता। गुफा के अंदर जाते ही मामला बहुत खराब हो जाता है। लेवल 4 मैजिक मॉन्स्टर पर बिल्कुल बेअसर रहता है और अब मर्लिन अपनी जान बचाकर भाग रही है। वो झट से रुकती है और आखिरी दांव खेलते हुए एक लंबा मंत्र पढ़ने लगती है, ताकि लेवल 6 मैजिक कास्ट कर सके। मर्लिन ने पूरे फोकस के साथ अपनी जान लगा दी और एक जोरदार लेवल 6 लाइटनिंग स्पेल मॉन्स्टर पर दे मारा। पर किस्मत खराब थी दोस्तों, मॉन्स्टर को खरोच तक नहीं आई। मर्लिन डर के मारे भागने लगी, पर मॉन्स्टर ने अपने पंजे से उसे वहीं गिराकर कॉर्नर कर दिया। जब मर्लिन ने अपनी मौत को बिल्कुल सामने देखा, तभी आसमान से बिजली कड़की और वहाँ हमारे एफ्टल की धांसू एंट्री हुई। एफ्टल गुस्से में लाल था, क्योंकि उसने मर्लिन को यहाँ आने से मना किया था। मर्लिन रोती हुई माफी मांगती है। एफ्टल उसे समझाता है कि जल्दबाजी का शॉर्टकट किसी काम का नहीं होता। तभी मॉन्स्टर पीछे से हमला करने बढ़ता है, पर एफ्टल बिना मुड़े बोलता है, पहले मेरी लेक्चर पूरी होने दो। और वो बिना रुके एक लेवल 10 मैजिक कास्ट कर देता है, जो मॉन्स्टर के परखचे उड़ा देता है। घर लौटकर मर्लिन अपने मास्टर की ताकत सोचकर हैरान थी। तभी एफ्टल उसे सोने को कहता है, लेकिन जैसे ही मर्लिन मुड़ती है, एफ्टल अचानक नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मर्लिन चीख पड़ती है। एफ्टल अपनी बीमारी छुपाना चाहता था, पर मर्लिन रोती हुई बोलती है कि उसे पहले से पता था, इसलिए वो सब जल्दी सीखना चाहती थी ताकि एफ्टल आराम कर सके। एफ्टल का दिल भर आता है, पर वो कहता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है और वो रुक नहीं सकता। मर्लिन पूछती है कि इस हालत में भी वो इतना ट्रेन क्यों करते हैं। एफ्टल उसके बाल सहलाता है और सच बताता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर बनना चाहता था, पर अब उसकी उम्र निकल चुकी है। डीमन किंग से लड़ते वक्त भी वो सबसे कमजोर था और सिर्फ वही हाफ रहा था। मर्लिन ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाती है और माहौल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पर कुछ दिन बाद एक स्टूडेंट दौड़ता हुआ आता है और एक ऐसी खबर देता है जो सबको चौंका देती है। फ्लेम एम्परर ने मैजिकल एप्टीट्यूड की थ्योरी ढूंढ निकाली थी, जिसे पहले नामुमकिन माना जाता था। एफ्टल समझ जाता है कि फ्लेम एम्परर वाकई एक जीनियस है। वो तुरंत अपने सभी बच्चों को बुलाता है और टेस्ट करने के लिए टेबल पर 4 टेस्ट ट्यूब्स रख देता है। वो सबसे पहले मर्लिन के 4 बाल तोड़ता है, ताकि उसकी मैजिकल एप्टीट्यूड चेक कर सके। एफ्टाल ने मर्लिन के बाल 4 अलग अलग मैजिक वाटर ट्यूब्स में डाल दिए, फायर, अर्थ, वाटर और विंड। बाल पानी में जाते ही ट्यूब्स अचानक तेज रोशनी से चमक उठे और उनका रंग बदल गया। सभी बच्चे हैरान रह गए। एफ्टाल ने बताया कि रोशनी और रंग का गहरापन ई से लेकर एस रैंक तक दिखाता है। मर्लिन की 2 ट्यूब्स बेहद ब्राइट ग्रीन और ब्लू चमक रही थी, यानी उसका वाटर और विंड दोनों में एस रैंक एप्टीट्यूड था। फायर में सी
और अर्थ में बी रैंक था। एफ्टाल समझ गया कि ये टेस्ट 100% सच दिखाता है। अब तक लोग मैजिक सीखने के बाद अपना टैलेंट समझते थे, पर अब पैदाइश के वक्त ही पता चल जाएगा कि कौन किस चीज में महान बनेगा। बिना वक्त गवाए अब एफ्टाल ने अपना टेस्ट करने का फैसला किया। मर्लिन ने कहा कि आप तो खुद लाइटनिंग एम्परर हैं, आपको क्या जरूरत। पर बाकी बच्चे बेहद एक्साइटेड थे। एफ्टाल भी जानना चाहता था कि जिस मुकाम के लिए उसने दूसरों से 100 गुना ज्यादा खून पसीना बहाया, असल में उसका टैलेंट क्या था। बच्चों ने एफ्टाल के बाल काटकर ट्यूब्स में डाले, लेकिन दोस्तों अगले ही पल सबके होश उड़ गए। पानी का रंग बिल्कुल नहीं बदला, वो पूरी तरह कलरलेस रहा। सभी हैरान थे। एक स्टूडेंट ने पेपर पढ़कर बताया कि कलरलेस का मतलब है जीरो एप्टीट्यूड, यानी एफ्टाल के पास किसी भी एलिमेंट का कोई टैलेंट नहीं था। एफ्टाल को झटका लगा, वो चिल्लाया, ये नहीं हो सकता, मैं लाइटनिंग एम्परर हूँ। मर्लिन ने उसे संभाला और कहा कि जरूर कोई गलती हुई है, हम फिर से टेस्ट करेंगे। पर जितनी बार भी उन्होंने टेस्ट किया, ट्यूब्स का पानी बिल्कुल साफ रहा। एफ्टाल का दिल टूट गया। उसे समझ आया कि क्यों उसे एक छोटा स्पेल सीखने में भी सबसे ज्यादा वक्त लगता। केवल उसकी दिन रात की बेहिसाब मेहनत ने ही उसे यहाँ तक पहुँचाया था। वो कभी दूसरे एम्परर्स को इसलिए नहीं हरा पाया क्योंकि उसके पास कोई कुदरती टैलेंट ही नहीं था। इस गहरे सदमे और दुख के चलते एफ्टाल की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। एफ्टाल अब पूरी तरह बेड रिडन हो चुका था और मौत के करीब था। वो नहीं चाहता था कि मर्लिन उसे इस बेबस हालत में देखे, इसलिए जब भी मर्लिन खाना या पानी लेकर आती, वो उसे कमरे से बाहर रहने को कह देता। एफ्टल की हालत अब पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, टैलेंट की दीवार को कभी पार नहीं कर पाएगा। उसका सारा हौसला टूट चुका था। वो अपनी बेबसी पर आंसू बहाते हुए आखिरी सांस लेता है और मर जाता है। पर रुको दोस्तों, जैसे ही एफ्टल की मौत होती है, उसकी एक पुरानी पैसिव स्किल इंडोमिटेबल एक्टिवेट हो जाती है। वो अचानक एक सफेद कमरे में पहुंचता है जहां वो फिर से जवान हो चुका था। तभी आसमान से एक सुंदर गॉडेस नीचे आती है। एफ्टल उसे पहचान जाता है क्योंकि 50 साल पहले अपनी पिछली जिंदगी के बाद वो इसी से मिला था। गॉडेस बताता है कि इसी स्किल की वजह से एफ्टल ने बिना टैलेंट के भी हार नहीं मानी थी। अब वक्त था उसके दूसरे रीइंकार्नेशन का। गॉडेस उसे 2 नए बोनस स्किल्स ऑफर करती है, जिसमें एक 2x ग्रोथ स्किल भी थी ताकि अगली जिंदगी आसान हो सके। पर एफ्टल साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि उसके पास पिछली जिंदगी का मैजिक नॉलेज पहले से है, बस मेहनत करने का वक्त चाहिए, वही काफी है। गॉडेस उसकी इस मजबूत विल पावर को देखकर खुश हो जाती है और उसे नई दुनिया में भेज देती है। एफ्टल जब आंखें खोलता है तो वो एक 4 साल के बच्चे के शरीर में था। जैसे ही वो मिरर में अपना चेहरा देखता है, उसे पुरानी जिंदगी की सारी बातें याद आने लगती हैं कि वो कभी महान लाइटनिंग एम्परर था। तभी उसकी माँ पीछे से आकर उसे इतना जोर से गले लगाती है कि बेचारे एफ्टल का दम ही निकलने लगता है। माँ माफी मांगती है और उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। एफ्टल नाश्ता करते हुए फैसला करता है कि इस तीसरी जिंदगी में वो मैजिक का असली किंग बनकर दिखाएगा। वो तुरंत अपने कमरे में भागता है और वही मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का पानी तैयार करता है जो उसने पिछली जिंदगी में सीखा था। उसे उम्मीद थी कि इस बार किस्मत बदली होगी, पर जैसे ही वो अपना टेस्ट करता है, पानी फिर से पूरी तरह कलरलेस रहता है, यानी इस जिंदगी में भी उसके पास 0 टैलेंट था। एफ्टल निराश होकर बाहर घास पर गिर जाता है और सोचता है कि क्या वो फिर से लेवल 10 मैजिक पर ही अटक जाएगा। लेकिन तभी आसमान में एक भयानक हंगामा होता है। एक गुस्सैल लाल आंखों वाला ड्रैगन तेजी से कैपिटल की तरफ उड़ता हुआ जा रहा था, जिसके पीछे राजमहल के सैनिक घोड़ों पर भाग रहे थे। सैनिक चिल्लाते हैं कि अगर ये शहर पहुंच गया तो सब तबाह हो जाएगा। एफ्टल बिना वक्त गवाए, पर जैसे ही एफ्टल दौड़ना शुरू करता है, उसे अपने छोटे छोटे पैर देखकर अपनी असलियत याद आती है। अपने पीक पर तो वो कुछ भी कर सकता था, पर इस 4 साल के बच्चे के शरीर में और 0 एप्टीट्यूड के साथ वो क्या ही करेगा। ड्रैगन कैपिटल के बेहद पास पहुंच चुका था। एफ्टल बेचारा बेबसी से अपने हाथ देखता है और सोचता है कि काश वो किसी ऐसे शरीर में पैदा होता जो मैजिक कर पाता। कम से कम वो अपना बनाया हुआ खुद का ओरिजिनल लेवल 10 मैजिक स्पेल एफ्टल तो यूज कर सकता। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो उस स्पेल के बारे में सोचता है, अचानक उसके हाथ से एक तेज रोशनी निकलती है और आसमान में एक परफेक्ट मैजिक सर्कल बन जाता है। एक इतनी भयानक बिजली कड़कती है जो सीधे ड्रैगन पर गिरती है और उसे वहीं जलाकर राख कर देती है। एफ्टल पीठ के बल पीछे गिर जाता है और उसकी फट जाती है कि ये क्या हुआ। जब ड्रैगन नीचे गिरता है तो सैनिक उसे घेर लेते हैं और समझ नहीं पाते कि ये किसने किया। एफ्टल अपने हाथ से निकलती छोटी छोटी बिजली को देखकर समझ जाता है कि वो 4 साल की उम्र में भी अपनी पिछली जिंदगी की पीक पावर को यूज कर सकता है। अब इस बात को पूरे 3 साल बीत चुके हैं और एफ्टल ने बहुत रिसर्च की है। उसे पता चला कि ये वही पुरानी दुनिया है, पर पूरे 400 साल बाद की। एक दिन एफ्टल का बड़ा भाई फ्रेजर उनसे मिलने आता है और खर्च के पैसे देता है। एफ्टल अपनी माँ के साथ अकेला रहता है, पर फ्रेजर उनका पूरा ख्याल रखता है। फ्रेजर देखता है कि एफ्टल इतनी छोटी उम्र में बेहद मुश्किल किताब पढ़ रहा है, तो वो अगली बार और किताबें लाने का वादा करता है। माँ मुस्कुराती है और कहती है कि ये बिल्कुल अपने पिता पर गया है। फ्रेजर कहता है कि उनके पिता ऑर्कट ये देखकर बहुत खुश होंगे। एफ्टल पूछता है कि वो अपने पिता से कब मिलेगा। फ्रेजर माफी मांगते हुए बोलता है कि वो बहुत बिजी रहते हैं। असल में एफ्टल के पिता
पिता ड्यूक ऑर्कट हैं, जो अजूल किंगडम में मैजिक के सबसे बड़े नाम हैं, और एफ्टल की पिछली जिंदगी यानी लाइटनिंग एम्परर के ही वंशज हैं। लेकिन एफ्टल की माँ के पास कोई मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं था, इसलिए पिता की पहली पत्नी ने उन्हें शहर से बाहर इस सुनसान जगह पर फेंक दिया था, यानी परिवार उन्हें अपना नहीं मानता था। फ्रेजर उन्हें तसल्ली देता है और माँ से पूछता है कि कोई और मदद चाहिए। माँ मना कर देती है। फ्रेजर जब एफ्टल से पूछता है कि इतनी पढ़ाई करके वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, तो एफ्टल बिना एक पल सोचे तुरंत उछलकर एफ्ताल चिल्लाता है कि वो एक महान मजिशियन बनना चाहता है और 15 साल का होते ही कैपिटल की मैजिक एकेडमी जाएगा। पर इससे पहले कि वो पूरी बात बोल पाता, उसकी माँ तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है। माँ बोलती है कि एफ्ताल के पास कोई मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है, इसलिए वो उसे मिलिट्री स्कूल भेजना चाहती हैं ताकि वो स्वॉर्ड्समैनशिप सीखे। फ्रेजर ये सुनकर बेहद एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि ये बहुत बढ़िया आइडिया है। वो खुद मिलिट्री स्कूल का टॉपर रह चुका है। फ्रेजर कहता है कि मैजिक स्वॉर्ड्समैन की डिमांड बहुत ज्यादा है। एफ्ताल कुछ बोल पाता उससे पहले ही माँ फ्रेजर के साथ उसे जंगल में तलवारबाजी की प्रैक्टिस के लिए भेज देती है। फ्रेजर उसे तलवार पकड़ाता है और रिस्ट का दम लगाने को कहता है। एफ्ताल बिना मन के तलवार घुमाता है, पर फ्रेजर उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम्हारे अंदर तलवारबाजी का कमाल का टैलेंट है। एफ्ताल समझ जाता है कि उसका भाई उसके बिना टैलेंट के मैजिक करियर को लेकर चिंतित था और उसे पहले से ही मिलिट्री के लिए तैयार कर रहा था। पर एफ्ताल हार मानने वालों में से नहीं था। वो तलवार साइड में रखता है और साफ बोलता है कि वो सिर्फ मैजिक एकेडमी ही जाएगा ताकि 400 साल बाद की इस नई दुनिया में अपने मैजिक की लिमिट्स को तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढ सके। फ्रेजर उदास हो जाता है और उसे घुटनों के बल बैठकर समझाता है कि हर कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं होता, इसलिए मैजिक की जिद छोड़ दो। पर जब एफ्ताल नहीं मानता तो फ्रेजर उसके सामने एक शर्त रखता है। फ्रेजर बोलता है कि मैं अभी एक स्पेल कास्ट करूंगा, अगर तुमने उसे कॉपी कर लिया तो मैं खुद तुम्हें मैजिक एकेडमी भेजूंगा। एफ्ताल तुरंत डील पक्का कर लेता है। फ्रेजर दिल ही दिल में माफी मांगता है क्योंकि वो जानबूझकर एक ऐसा स्पेल चुनने वाला था जिसे बिना टैलेंट के कॉपी करना नामुमकिन हो, ताकि एफ्ताल को असलियत का पता चल सके। फ्रेजर विंड एलिमेंटल को याद करता है और एक मंत्र पढ़ते हुए लेवल 2 का स्पेल विंड एज चला देता है, जिससे एक बड़ा पेड़ टूटकर गिर जाता है। फ्रेजर पूरी तरह हांफने लगता है, पर उसे लगता है कि बच्चा ये देखकर दंग रह गया होगा। लेकिन हमारा एफ्ताल उस टूटे पेड़ को देखकर बिल्कुल ठंडे दिमाग से पूछता है, बस इतना ही? फ्रेजर अपना मजाक बनते देख नर्वस हंसने लगता है और कहती है कि इस लेवल का मैजिक चलाने में नानी याद आ जाती है। पर अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एफ्ताल बिना कोई मंत्र पढ़े हाथ उठाता है और वही स्पेल चलाकर पलक झपकते ही सामने के सारे पेड़ गायब कर देता है। फ्रेजर वहीं पर जम जाता है। एक 7 साल का बच्चा बिना कोई मंत्र पढ़े ऐसा तबाही मचाने वाला मैजिक कैसे कर सकता है? ऐसा करना तो सिर्फ उन महान सेजेस के बस की बात थी जिन्होंने दशकों तक तपस्या की हो। फ्रेजर बेहद नर्वस होकर पूछता है, तुमने ये क्या किया? एफ्टल को पहले समझ नहीं आता, पर वो झट से माफी मांगते हुए बोलता है कि गलती से लेवल 2 के बजाय लेवल 4 का मैजिक चल गया। फ्रेजर पूरी तरह अपना आपा खो बैठता है और चिल्लाता है, लेवल 4 अल्ट्रा एडवांस्ड मैजिक है। एफ्टल हैरान रह जाता है क्योंकि उसके जमाने में लेवल 4 को एक मामूली मैजिक माना जाता था। एफ्टल अपनी पिछली जिंदगी का राज छिपाते हुए बहाना बनाता है कि वो बस किताबों से सीखी बातें इस बॉडी पर अप्लाई कर रहा है। एफ्टल आगे बोलता है कि वो तो लेवल 10 तक का मैजिक चला सकता है। ये सुनते ही फ्रेजर के दिमाग की दही हो जाती है क्योंकि इस एरा में लेवल 10 एक खोई हुई टेक्नोलॉजी बन चुकी थी। फ्रेजर का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी आत्मा शरीर छोड़कर निकल जाती है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। एफ्टल समझ जाता है कि इस 400 साल के दौरान मैजिक का लेवल बहुत ज्यादा गिर चुका है और लोग बिना मंत्र के मैजिक चलाना भूल चुके हैं। जब फ्रेजर को होश आता है तो वो डर के मारे बड़बड़ाने लगता है। एफ्टल तुरंत भोलापन दिखाते हुए झूठ बोल देता है कि पेड़ का एक टुकड़ा फ्रेजर के सिर पर लगा था, इसलिए वो बेहोश हो गया और ये सब बस उसका एक सपना था। फ्रेजर नर्वस हंसी हंसता है और उसकी बात पर यकीन कर लेता है। इसके बाद एफ्टल चुपचाप अपना मैजिक सीखता रहा और दिखावे के लिए फ्रेजर के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करता रहा। शुरू में उसे तलवारबाजी पसंद नहीं थी, पर उसकी इंडोमिटेबल स्किल की वजह से वो जितनी बार हारता उसका गुस्सा और जिद उतनी ही बढ़ जाती। फ्रेजर उसे बार बार धूल चटाता, पर एफ्टल हर बार खड़ा होकर बोलता, एक और बार। जब एफ्टल 10 साल का हुआ तो उसे तलवारबाजी में असली मजा आने लगा। एक दिन एक झरने के नीचे प्रैक्टिस करते हुए जैसे ही एक भयानक बड़ा पेड़ का तना नीचे गिरता है, एफ्टल अपनी तलवार से पलक झपकते ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो सोचता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्वॉर्ड्समैन का टाइटल भी बुरा नहीं है। फ्रेजर उसे हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग देता था, पर आज वो बोलता है कि आज कुछ अलग और स्पेशल होगा क्योंकि उसने एफ्टल के लिए एक नया स्पेशल कोच बुलाया है। फ्रेजर उस खौफनाक आदमी का इंट्रो कराते हुए बोलता है कि ये है मोरिया, अजूल किंगडम के फॉर्मर नाइट कमांडर। मोरिया बिना वक्त गवाए एफ्टल को बोलता है, चलो मुझ पर अपना सबसे बेहतरीन हमला करो, पहला मौका तुम्हारा है। एफ्टल को मोरिया के अंदर कोई भी कमजोरी नहीं दिखती। वो समझ जाता है कि ये बंदा बहुत खतरनाक है। जब एफ्टल कुछ देर तक नहीं हिलता तो मोरिया खुद आगे बढ़कर एक तबाही मचाने वाला हमला कर देता है। वो एक बच्चे पर भी रत्ती भर रहम नहीं दिखा रहा था। मोरिया इतना तेज था कि
एफ्टल को उसकी तलवार तक नहीं दिखी, वो बस बाल बाल बचा। एफ्टल तुरंत अपनी फिजिकल एबिलिटी एनहांसमेंट मैजिक का यूज करता है ताकि उसकी स्पीड बढ़ सके, जिसे देखकर मोरिया दंग रह जाता है। दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं। मोरिया हमला ब्लॉक तो कर लेता है पर समझ जाता है कि फ्रेजर ने इस बच्चे की इतनी तारीफ क्यों की थी। फ्रेजर बोलता है कि एफ्टल के पास भले ही मैजिक टैलेंट ना हो पर वो अपने शरीर के माना को एक महान सेज की तरह कंट्रोल कर सकता है। एफ्टल दिल में हंसता है क्योंकि वो पिछली जिंदगी में सच में एक सेज था। मोरिया बोलता है कि तुम्हारे पास ताकत और हाइट की कमी है, इसलिए मुझे हराने में तुम्हें कम से कम 3 साल लगेंगे। एफ्टल को गुस्सा आता है। वो सोचता है कि अगर वो मैजिक यूज करे तो मोरिया को एक पल में ढेर कर दे, पर वो उसे तलवारबाजी में ही हराना चाहता था। एफ्टल अचानक आगे बढ़ता है और मोरिया का बैलेंस बिगाड़ देता है। अगले ही पल एफ्टल उसे हाथ से पकड़कर सीधे जमीन पर पटक देता है। मोरिया पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। एफ्टल खुद हैरान था क्योंकि उसे याद आता है कि ये जूडो थ्रो उसने किसी और ही पिछली दुनिया में सीखा था जो आज काम आ गया। मोरिया हंसते हुए खड़ा होता है और बोलता है, हार तो हार है, तुम टेस्ट में पास हो गए। एफ्टल को कुछ समझ नहीं आता। तभी फ्रेजर खुलासा करता है कि मोरिया असल में महान अजूल मिलिट्री स्कूल के हेड हैं, यानी 15 साल का होते ही एफ्टल का मिलिट्री स्कूल में एडमिशन पक्का। मोरिया बोलता है कि अभी तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। साल बीतते हैं और अब एफ्टल 14 साल का हो चुका है। वो बिना रुकू हर मौसम में जंगल में अकेले चुपकर धांसू ट्रेनिंग करता है। एक तूफानी बरसात के दिन वो अपना वही ओरिजिनल लेवल 10 मैजिक एफ्टल कास्ट कर देता है, जो पूरे जंगल को उड़ाते हुए जमीन पर एक गहरा क्रेटर बना देता है। एफ्टल सोचता है कि बारिश में कोई उसकी बिजली नहीं देख पाएगा, पर तभी फ्रेजर दौड़ता हुआ आता है और फ्रेजर चिल्लाकर पूछता है कि क्या तुमने वो भयानक बिजली देखी? एफ्टल नर्वसली बात को घुमा देता है ताकि उसका भाई फिर से बेहोश न हो जाए। फ्रेजर बोलता है कि अगले साल तुम्हें मिलिट्री स्कूल जाना है, इसलिए अपना ध्यान रखा करो। एफ्टल हाँ तो कह देता है, पर दिल ही दिल में सोचता है कि इस दुनिया में 15 साल का होते ही लड़का अडल्ट माना जाता है, पर वो मिलिट्री स्कूल बिल्कुल नहीं जाना चाहता। वो तो चुपके से घर छोड़कर सीधे मैजिक एकेडमी भागने का प्लान बना रहा था ताकि अपने मैजिक की लिमिट्स तोड़ सके। लेकिन तभी फ्रेजर एक ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। उनके पिता ड्यूक ऑरकॉट आखिरकार एफ्टल से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। एफ्टल की माँ खुशी के मारे रोने लगती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। एफ्टल को उस पत्थर दिल बाप से मिलने का कोई शौक नहीं था, पर अपनी माँ की खुशी के लिए वो मना नहीं कर पाता। तीनों मिलकर ड्यूक ऑरकॉट के महान महल पहुँचते हैं। एफ्टल बेहद एक्साइटेड था कि वो अपने ही वंशज से मिलने वाला है, लेकिन 14 साल बाद अपने बेटे को पहली बार सामने देखकर भी बाप के चेहरे पर सिर्फ एक ठंडी खामोशी थी। माहौल बेहद अजीब हो जाता है। एफ्टल आगे बढ़कर इज्जत से पिता को ग्रीट करता है, पर ऑरकॉट उसे बीच में ही टोक कर झटक देता है और बोलता है कि मुझे पिता नहीं बल्कि ड्यूक ऑरकॉट कहो। वो कहता है कि एफ्टल इस परिवार के नाम पर एक कलंक है, क्योंकि लाइटनिंग एम्परर का वंशज होने के बाद भी उसके पास 0 मैजिकल एप्टीट्यूड है। एफ्टल का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और वो सोचता है कि महान लाइटनिंग एम्परर सच में रो रहा होगा, क्योंकि उसका वंशज एक नंबर का बदतमीज निकला। ऑरकॉट को जब पता चलता है कि एफ्टल को मिलिट्री स्कूल का स्पेशल इन्विटेशन मिला है तो वो पहले खुश होता है। एफ्टल को लगता है कि बाप का दिल पिघल गया, पर ऑरकॉट असली रंग दिखाते हुए बोलता है, चलो अच्छा है, अब मुझे तुम्हारे खाने और रहने का 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। एफ्टल हैरान रह जाता है कि ये बंदा कितना बड़ा चिंदी चोर है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। ऑरकॉट अपने दूसरे बेटे युआकिम से बोलता है कि इस कुत्ते को एक बार चेक करो कि ये मिलिट्री स्कूल में हमारी नाक तो नहीं कटवाएगा। युआकिम एक कमीनी मुस्कान के साथ तलवार निकाल लेता है। फ्रेजर इसका विरोध करता है, पर ऑरकॉट किसी की नहीं सुनता। सभी लोग गार्डन में आते हैं जहां दोनों भाइयों के बीच मॉक बैटल होने वाली थी। फ्रेजर बेहद डरा हुआ था और एफ्टल को वार्निंग देता है कि युआकिम तलवारबाजी में स्कूल का टॉपर रह चुका है और वो बहुत खतरनाक है। फ्रेजर बोलता है कि अगर थोड़ा भी डर लगे तो तुरंत सरेंडर कर देना, पर हमारा एफ्टल तो पिछली जिंदगी का गॉड लेवल वॉरियर था। फ्रेजर बोलता है कि अगर थोड़ा भी खतरा लगे तो सरेंडर कर देना, क्योंकि ये लड़ाई बेहद जानलेवा हो सकती है। एफ्टल हाँ तो कह देता है, पर दिल ही दिल में उसे ये सब एक बड़ा सरदर्द लग रहा था। युआकिम उसे ताना मारते हुए एक भारी लकड़ी की तलवार उसकी तरफ फेंकता है। एफ्टल जैसे ही उसे पकड़ता है उसे समझ आता है कि ये कोई आम तलवार नहीं बल्कि हार्डवुड स्वॉर्ड है, जिसका एक वार किसी की भी हड्डी तोड़ने या भेजा उड़ाने के लिए काफी है। युआकिम कमीनी मुस्कान के साथ बोलता है कि तुम समझ ही गए होगे मेरा मतलब, पर हमारे एफ्टल को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। युआकिम का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों एक नंबर के गधे हो। युआकिम आगे बोलता है कि तुम्हारी माँ एरिया के पास 0 मैजिक टैलेंट था, उसने भीख मांगकर तुम्हें पैदा किया और तुम भी कचरा निकले। वो बोलता है कि तुमने इस परिवार की नाक कटवाई है। मैं तो तुम्हारी माँ को मारना चाहता हूँ, पर आज तुम्हें मारकर ही काम चला लूंगा। घमंड में वो एफ्टल को बोलता है कि पहला हमला तू कर, मैं तुझे हैंडीकैप दे रहा हूँ। एफ्टल अब तक चुपचाप उसकी बकवास सुन रहा है, पर अपनी माँ की बेइज्जती सुनकर उसके अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। वो
वो सोचता है कि ये बदतमीज लोग महान लाइटनिंग एम्परर के वंशज हैं। ये सोचकर ही उसे शर्म आ रही थी। वो बिना वक्त गवाए सीधे योआकिम पर टूट पड़ता है। एफ्टल इतना तेज था कि योआकिम बाल बाल बचता है। एफ्टल बिना रुके लगातार हमले करने लगता है और योआकिम डर के मारे पीछे हटने लगता है। एफ्टल सोचता है कि क्या ये सच में स्कूल का टॉपर है या सिर्फ फेक रहा था। योआकिम जैसे तैसे एक हमला ब्लॉक करता है और घमंड दिखाने की कोशिश करता है, पर तभी एफ्टल अपनी फिजिकल एनहांसमेंट मैजिक एक्टिवेट कर देता है। उसके अंदर एक महान राक्षस जैसी ताकत आ जाती है जो योआकिम की तलवार को तोड़ते हुए सीधे उसके मुंह पर गिरती है। एक ही झटके में योआकिम की नाक टूट जाती है और वो जमीन पर खून से लथपथ गिर पड़ता है। एफ्टल उसकी छाती पर पैर रखकर वार्निंग देता है, अगर अगली बार मेरी माँ का नाम भी लिया तो जान से मार दूंगा। एफ्टल आराम से अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि चलो घर चलें। माँ भी डर के मारे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे एफ्टल हो। एफ्टल मुस्कुराकर हाँ कहता है। जाते जाते वो बाप ऑरकॉट को देखता है जो डर के मारे कांप रहा था। ऑरकॉट नर्वस होकर बोलता है, बेटा अगले साल के लिए गुड लक। 2 हफ्ते बीत जाते हैं और सब शांति से चल रहा था, पर एक दिन फ्रेजर अचानक उनके घर के दरवाजे पर आता है और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। असल में कैपिटल में एक बड़ा बवाल हो गया था। जब राजमहल की आर्मी बाहर गई थी तभी मिनिस्टर के लोग प्रिंस को मारने का प्लान बनाते हैं और तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है कि दुश्मन ने कैपिटल पर हमला कर दिया है। एक भयानक धमाका होता है। धमाके की आवाज सुनते ही फ्रेजर तुरंत होश में आता है और सैनिकों को प्रिंस को किसी सुरक्षित जगह ले जाने का ऑर्डर देता है। अगले ही पल वो सीधे एफ्टल के घर पहुंचता है और माँ इरिया से माफी मांगते हुए बोलता है कि पूरे कैपिटल में यही एक सेफ जगह बची थी। एफ्टल पूरे मामले को समझ जाता है। असल में मिनिस्टर राजमहल पर कब्जा करना चाहता है और इसलिए वो प्रिंस को जान से मारना चाहता है, पर एफ्टल को एक अजीब बात लगती है। वो फ्रेजर से पूछता है कि जब सिक्योरिटी इतनी टाइट थी तो दुश्मन अंदर कैसे आए। फ्रेजर खुलासा करता है कि इस सब के पीछे उनका अपना बाप ड्यूक ऑरकॉट है, क्योंकि तख्त बदलने पर सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा। अब वो कैपिटल नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें बॉर्डर पार करके अपनी मेन आर्मी के पास जाना होगा। रात होते ही फ्रेजर और मोरिया प्रिंस को लेकर निकलने लगते हैं। तभी एफ्टल बोलता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। मोरिया तुरंत हाँ कह देता है क्योंकि उन्हें हर एक योद्धा की जरूरत थी। एफ्टल को याद था कि कैसे 400 साल पहले यहाँ के राजा ने डीमन किंग के खिलाफ उनकी मदद की थी, इसलिए इस देश को बचाना उसका फर्ज था। माँ की आंखों में आंसू आते हैं, पर एफ्टल उन्हें तसल्ली देकर निकल पड़ता है। अगले दिन वो लोग जंगल के रास्ते बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे, पर एफ्टल को कुछ अजीब लगता है। जंगल में एक भी जानवर नहीं था और हर तरफ सन्नाटा था। तभी आसमान में अचानक बिजली कड़कती है। वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ रुकना मौत को बुलाना है, इसलिए वो तेजी से बाहर की तरफ भागते हैं। जैसे वो जंगल के किनारे पहुँचते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। सामने पूरी एक आर्मी उनका इंतजार कर रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि उनके बाप ऑरकॉट की पर्सनल मेज डिवीजन थी, जिसे वो खुद लीड कर रहा था। जब वो पीछे मुड़ने की सोचते हैं तो एफ्टल बताता है कि पीछे का रास्ते में आग लग चुकी है। दुश्मन ने उन्हें बाहर निकलने के लिए जंगल को फूंक दिया था। मोरिया बोलता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। फ्रेजर अपनी अच्छाई दिखाते हुए बोलता है कि मैं पिता से बात करके उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। वो हाथ उठाकर ऑरकॉट के पास जाता है और बोलता है कि अभी भी वक्त है। सब भूलकर कैपिटल लौट चलते हैं। नाक पर पट्टी बंधे योआकिम पिता से पूछता है कि अब क्या करें। ऑरकॉट आगे बढ़ता है। फ्रेजर को लगता है कि पिता मान गए हैं, पर ऑरकॉट बोलता है मैं बस ये जानता हूँ कि तू मेरे रास्ते का कांटा है, और वो एक मैजिक डिवाइस से फ्रेजर को बेहोश कर देता है। ऑरकॉट हंसते हुए चिल्लाता है, सब कुछ जलाकर राख कर दो। ऑरकॉट ने जमीन पर गिरे अपने ही बेटे फ्रेजर पर रत्ती भर रहम नहीं खाया। मोरिया मेजेस की फॉर्मेशन देखकर चिल्लाता है कि ये लेवल 6 एफ्टल स्पेल चला रहे हैं, जो पिछली जिंदगी में हमारे एमसी का ही महान ओरिजिनल स्पेल था। एफ्टल फ्रेजर को बचाने के लिए दौड़ता है, पर तभी एक भयानक धूम धमाका होता है और हर तरफ आग फैल जाती है। फ्रेजर का कहीं अता पता नहीं था। एक बाप ने अपने ही बेटे को फूंक दिया। ये देखकर एफ्टल का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से से लाल हो जाता है और मोरिया से बोलता है, अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि असली मैजिक क्या होता है। एफ्टल बिना डरे आग के पास जाता है और एक खतरनाक लेवल 9 स्पेल कोसाइटस चला देता है। एक ही झटके में पूरा जंगल और आग बर्फ में बदल जाती है। मेजेस डिवीजन की फट जाती है क्योंकि उन्होंने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी थी। एफ्टल सोचता है कि वाटर मैजिक उसकी स्पेशलिटी नहीं है, फिर भी ये लोग उसे रोक नहीं पाए। ऑरकॉट नर्वस होकर चिल्लाता है, ये वही कचरा एफ्टल है, इस पर हमला करो। सारे मेजेस एक साथ लेवल 5 स्पेल एक्सप्लोजन एरो चला देते हैं। एक भयानक धमाका होता है और हर तरफ धुआं फैल जाता है। ऑरकॉट समझता है कि किस्सा खत्म हो गया और वो जोरदार हंसी हंसता है, पर जैसे ही धुआं हटता है एफ्टल बिना एक खरोच के आराम से खड़ा था। एफ्टल बोलता है, क्या तुम्हें हमेशा चलने वाले ऑटोमेटिक मैजिक डिफेंस सर्कल के बारे में भी नहीं पता? ये सुनकर दुश्मन डर के मारे कांपने लगते हैं। ऑरकॉट पागलों की तरह चिल्लाता है और सबसे खतरनाक अटैक करने को कहता है। सारे मेजेस मिलकर फिर से लेवल 6 स्पेल एफ्टल का एक जोरदार ब्लास्ट चला देते हैं, पर हमारा हीरो अपनी जगह से हिलता तक नहीं और बोलता है, मेरे नाम का इतना घटिया इस्तेमाल मेरे लिए एक
बेइज्जती है। दुश्मन उसे अब एक बच्चा नहीं बल्कि एक महान राक्षस समझने लगते हैं। पलक झपकते ही एफ्टल अपनी लाइटनिंग स्पीड से उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। एफ्टल अपनी तलवार निकालता है और दुश्मन मेजेस को एक एक करके मौत के घाट उतारने लगता है। वो दिल ही दिल में फ्रेजर को थैंक यू बोलता है, जिसके सिखाए तरीके से आज वो अपनी तलवार में लेवल 2 स्पेल रायट बॉम्ब की बिजली भर देता है। वो एक मेज को तलवार मारते ही राख में बदल देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर बचे हुए मेजेस अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। एफ्टल एक शैतानी मुस्कान के साथ बोलता है, क्या तुम्हारी माँ ने नहीं सिखा कि लड़ाई में पीठ नहीं दिखाते? और वो आसमान में काले बादल बुलाकर अपना सबसे आखिरी डेडली स्पेल कास्ट करने लगता है। आसमान में बिजलियों का ऐसा नंगा नाच देखकर भागते हुए मेजेस के कदम वहीं रुक जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये कोई आम मैजिक नहीं बल्कि लॉस्ट मैजिक और भगवान की ताकत है। एफ्ताल उन्हें झटका देते हुए बोलता है, ये तुम्हारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसा कचरा स्पेल नहीं है, ये सच्चा लाइटनिंग मैजिक है। और वो कास्ट करता है अपना खुद का सबसे महान ओरिजिनल स्पेल लेवल 10 एफ्ताल। एक भयानक तबाही के साथ पूरी मेजेस डिवीजन पल भर में राख बन जाती है। पूरे मैदान में सिर्फ ऑरकॉट और जोआकिम बचते हैं, क्योंकि एफ्ताल ने उन पर एक मैजिकल बैरियर लगा दिया था। इतना सब होने के बाद भी घमंडी जोआकिम चिल्लाता है, तुमने ड्यूक के मेजेस पर हमला किया है, तुम बचोगे नहीं। एफ्ताल बिना एक लफ्ज बोले एक छोटे से स्पेल से उसे वहीं गहरी नींद में सुला देता है। बाप ऑरकॉट डर के मारे कांप रहा था, पर गुस्से में बोलता है, अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो तुम गद्दार कहलाओगे। एफ्ताल बोलता है, जो बाप अपने ही बेटे की जान ले सकता है, मैं उस पर रहम नहीं खाता। और वो ऑरकॉट को एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देकर ढेर कर देता है। इस तरह ये तख्तो ताज पलटने की साजिश नाकाम होती है और बाद में ऑरकॉट और जोआकिम दोनों को बीच बाजार फांसी दे दी जाती है। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये थी कि फ्रेजर जिंदा था। जब एफ्ताल कैपिटल में उसे देखता है तो दौड़कर उसके गले लग जाता है और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फ्रेजर बताता है कि परिवार के एक पुराने नेकलेस ने उसकी जान बचाई। एफ्ताल उस नेकलेस को देखते ही पहचान जाता है, ये कोई और नहीं बल्कि उसकी पिछली जिंदगी का ओबेरॉन्स गार्ड था। ऑरकॉट के मरने के बाद फ्रेजर अब परिवार का नया ड्यूक बन जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद एफ्ताल उन्हें अपना असली जलवा दिखाने के लिए एक साथ 2 लेवल 7 स्पेल्स इविल फ्लेयर और केओस वीर चला देता है। एक झटके में सामने का पूरा महान पहाड़ 2 टुकड़ों में चीर जाता है। फ्रेजर और मोरिया हैरान परेशान खड़े रह जाते हैं। फ्रेजर समझ जाता है कि उसके छोटे भाई के पास कोई बहुत बड़ा राज है और वो दोनों इस बात को सिरी बस्ता सीक्रेट रखने का वादा करते हैं। फ्रेजर जब पूछता है कि अब आगे का क्या प्लान है तो एफ्ताल बोलता है, मैं अब मैजिक स्कूल जाऊंगा ताकि और ज्यादा ताकतवर बन सकूं। मोरिया बोलता है कि जब तुमने पहाड़ ही फाड़ दिया तो स्कूल में क्या करोगे? पर एफ्ताल अपने फैसले पर पक्का था। मोरिया उसकी पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है कि जब तक तुम 15 साल के नहीं होते मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा, क्योंकि एक मजिशियन को तलवार चलानी आनी चाहिए। एफ्ताल दर्द को छुपाकर मुस्कुराता है। इस तरह हमारा हीरो एफ्ताल मैजिक की दुनिया में अपना अगला महान कदम बढ़ाता है। देखते ही देखते वक्त गुजरता है और एफ्ताल पूरे 15 साल का होकर ऑफिशियल अडल्ट बन जाता है। माँ एरिया आंखों में आंसू लिए उसे गले लगाती है और बोलती है कि अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जियो। ये इमोशनल सीन देखकर खतरनाक योद्धा मोरिया भी बच्चों की तरह वाह वाह करके रोने लगता है। फ्रेजर उसे चिढ़ाता है पर मोरिया बहाना बनाता है कि मेरी आंख में कुछ चला गया है। एफ्ताल सबको प्रणाम करके मैजिक की नई ऊंचाइयों को छूने निकल पड़ता है। कुछ दिनों के सफर के बाद एफ्ताल एक अनजान टाउन में पहुंचता है और थकान मिटाने के लिए एक टी हाउस पर बैठ जाता है। तभी उसे पास के टेबल से आवाज आती है जहां एक बूढ़ा मैजिक ट्यूटर एडवर्ड्स ऑफ द मैड फ्लेम नाम के एक घमंडी जादू रख के तलवे चाट रहा था। पर वो बदतमीज एडवर्ड्स उस बूढ़े को झटक कर बोलता है कि मेरी परमिशन के बिना मुझसे बात मत कर, मेरे 1 सेकंड की कीमत तेरे पूरे जीवन से ज्यादा है। एडवर्ड्स खुद को 20 साल का ए रैंक मेंबर बताता है और उस 50 साल के बूढ़े को सड़ियल सी रैंक बोलकर मिट्टी में मिला देता है। बूढ़ा टीचर इतनी बेइज्जती के बाद भी हाथ जोड़कर उनके स्वागत में रखे गए भोज की बात करता है। एडवर्ड्स घटिया शैतानी मुस्कान के साथ एक मासूम डीमन लड़की को जंजीरों से खींचता है और उसके जिस्म पर बना स्लेव क्रेस्ट दिखाता है। वो हंसते हुए बोलता है कि आज ये स्पेल पूरा होने वाला है और उससे पहले मैं इसके साथ सुहागरात मनाकर अपना हुआंजा पूरा करूंगा। एडवर्ड्स की वो घटिया बात सुनकर एफ्ताल को इतनी घिन आती है कि उसका उल्टी करने का मन होने लगता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की मर्लिन याद आती है, जिसे अगर उसने बचपन में ना बचाया होता तो उसकी हालत भी इस डीमन लड़की जैसी होती। एफ्ताल अभी सोच ही रहा था कि तभी एक सैनिक चिल्लाता हुआ आता है कि टाउन में एक जायंट ऑर्क ने हमला कर दिया है। उस आफत को देखकर सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं, क्योंकि गिल्ड के बस की भी ये बात नहीं थी। तभी बूढ़ा ट्यूटर सबको तसल्ली देता है कि डरना मत, हमारे साथ ए रैंक मजिशियन एडवर्ड्स मौजूद है। एडवर्ड्स
एडवर्ड्स पूरे घमंड से बोलता है कि जायंट ऑर्क एक सड़ियल बी रैंक मॉन्स्टर है जो मेरे जैसे महान ए रैंक के सामने कुछ भी नहीं है। एफ्टाल सोचता है कि 400 साल बाद भी लोग ए रैंक को कितना महान समझते हैं। एडवर्ड्स बिना वक्त गवाए उस मॉन्स्टर के सामने जाता है और पूरे एटीट्यूड में एक लेवल 4 स्पेल होली फ्लेयर कास्ट करके सीधे ऑर्क पर दाग देता है। एक भयानक धमाका होता है और एडवर्ड्स हंसते हुए बोलता है कि ये मेरा सबसे शक्तिशाली हमला था जो तुम गवारों को फ्री में देखने को मिला है। पर जैसे ही धुआं हटता है एडवर्ड्स के होश उड़ जाते हैं। वो ऑर्क बिना एक खरोच के खड़ा था। एडवर्ड्स ध्यान से देखता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। ये कोई आम जायंट ऑर्क नहीं बल्कि सबसे खतरनाक ऑर्क बर्जरकर था। लेवल 4 स्पेल इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अपनी जान बचाने के लिए एडवर्ड्स फट्टुओं की तरह भागता है और एक लेवल 3 का अनब्रेकेबल बैरियर लगाकर सभी विलेजर्स को उस मॉन्स्टर के साथ वहीं लॉक कर देता है। एडवर्ड्स बेशर्मी से हंसता है और बोलता है कि तुम सब मेरे लिए चारा यानी बेट बनोगे क्योंकि मेरी कीमती जान तुम सबसे बढ़कर है। ऑर्क जैसे ही विलेजर्स पर हमला करने बढ़ता है हमारा हीरो एफ्टाल बीच में कूद पड़ता है। वो तुरंत एक लेवल 6 स्पेल सेरेफ डिस्पेल चलाकर उस मजबूत बैरियर को एक झटके में चकनाचूर कर देता है। एडवर्ड्स हैरान रह जाता है और बूढ़ा ट्यूटर चिल्लाता है कि इसने बिना किसी इनकैंटेशन यानी मंत्र के इतना बड़ा स्पेल कास्ट कर दिया। एफ्टाल को समझ आता है कि दिखावा न करने के चक्कर में वो थोड़ा ज्यादा ही उड़ गया है, पर अब सबकी नजरें उस पर थीं। इसलिए वो एक प्लान बनाता है कि वो दिखाने के लिए लेवल 3 स्पेल चलाएगा पर पीछे से लेवल 9 का धमाका कर देगा। एफ्टाल कैमोफ्लाज करने के लिए एक लेवल 3 का फायर अटैक ऑर्क बर्जरकर पर छोड़ता है। विलेजर्स ये देखकर भी शॉक्ड थे कि एक बच्चा लेवल 3 यूज कर रहा है। एफ्टाल जैसे ही पीछे से लेवल 9 स्पेल लगाने वाला होता है तभी एक अजीब कांड हो जाता है। उसका वो लेवल 3 स्पेल ही इतना शक्तिशाली था कि उसने अकेले ही उस भयंकर ऑर्क बर्जरकर को जलाकर राख कर दिया। एडवर्ड जमीन पर गिर पड़ता है और चिल्लाता है कि जब मेरा लेवल 4 काम नहीं आया तो इसके लेवल 3 ने कैसे फाड़ दिया। एफ्टल का लेवल 3 स्पेल असलियत में एक लेवल 5 स्पेल के बराबर पावर जनरेट कर चुका था। एफ्टल मन ही मन सोचता है कि मैजिक को रिफाइन और फोर्ज करना तो सबसे बेसिक चीज है। इस घमंडी एडवर्ड्स को इतना भी नहीं आता। अगर ढंग से रिफाइन किया जाए तो लेवल 1 स्पेल भी इस मॉन्स्टर की चटनी बना देता। खैर, विलेजर्स उस भुने हुए ऑर्क के पास इकट्ठा होते हैं और बोलने लगते हैं, भाई जलने के बाद क्या मस्त चिकन जैसी खुशबू आ रही है, क्या हम इसे खा सकते हैं? एफ्टल को मौका मिल जाता है और वो वहाँ से पतली गली से निकल जाता है ताकि लोग उसे कोई अनोखा अजूबा ना समझ बैठें। लेकिन टाउन छोड़ने से पहले हमारा हीरो एडवर्ड्स के सामने जाकर खड़ा होता है और उसे एक जोरदार झाड़ पिलाता है। वो बोलता है, अपने से बड़ों की इज्जत करना सीख, वो बूढ़ा ट्यूटर तुझसे लाख गुना बेहतर मैजिक समझता है। ये सुनकर बूढ़ा टीचर इमोशनल होकर रोने लगता है। एफ्टल आगे बोलता है, और सुन बेटा, जो तूने अभी किया वो अटेम्प्टेड मर्डर था और एक क्रिमिनल को स्लेव रखने का कोई हक नहीं है, इसलिए इस डीमन लड़की को तुरंत आजाद कर और सरेंडर कर। एफ्टल के खौफ से कांपते हुए फट्टू एडवर्ड्स चुपचाप डीमन लड़की को आजाद कर देता है। एफ्टल अपना सफर आगे बढ़ाता है पर अब एक नई आफत शुरू हो गई थी। वो डीमन लड़की तभी से उसके पीछे पीछे चल रही थी। थोड़ी दूर जाकर एफ्टल रुकता है और बोलता है, अबे कब तक पीछे घूमती रहेगी? वो मासूम डीमन लड़की नर्वस होकर सामने आती है और बोलती है, क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे? एफ्टल के तो तोते उड़ जाते हैं। लड़की रोते हुए बताती है कि अगर कोई मास्टर नहीं मिला तो उसे एक भागी हुई स्लेव समझकर अरेस्ट कर लिया जाएगा या कोई और दरिंदा उसे पकड़कर अपनी दासी बना लेगा, क्योंकि उसके जिस्म से स्लेव क्रेस्ट इतनी आसानी से नहीं हटता। लड़की बोलती है कि आप उस गंदे इंसान से मिलियन गुना बेहतर हैं। एफ्टल जब पूछता है कि तुम स्लेव कैसे बनी तो वो बताती है कि सदियों पहले जब डीमन ह्यूमन से जंग हारे तब से उसके पूरे क्लैन को गुलाम बना लिया गया। पर ट्विस्ट ये था कि ये लड़की कोई आम डीमन नहीं बल्कि डीमन रॉयल्टी की वंशज थी। लड़की एक ऐसा धमाका करती है जिसे सुनकर एफ्टल के पास होश खोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वो बोलता है कि वो अल्टेना मैजिक एकेडमी की हेड मिस्ट्रेस महान मर्लिन की दूर की रिश्तेदार है। मर्लिन का नाम सुनते ही एफ्टल चिल्लाता है, क्या तुम उसी मर्लिन की बात कर रही हो जो महान सेज एफ्टल की स्टूडेंट थी? लड़की हाँ कहती है और बताती है कि मर्लिन अब इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली डीमन मेज बन चुकी है। एफ्टल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। 400 साल बाद भी उसकी प्यारी बच्ची मर्लिन जिंदा है और एक महान एकेडमी चला रही है। अपनी स्टूडेंट की रिश्तेदार को इस हाल में देखकर एफ्टल तुरंत फैसला लेता है और बोलता है, ठीक है, जब तक हम मर्लिन से नहीं मिलते मैं तेरा मास्टर बनने को तैयार हूँ। एफ्टल सोचता है कि वो मर्लिन के रिश्तेदार को इस तरह सड़क पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो मासूम डेमन लड़की खुशी के मारे उसे थैंक यू बोलती है और अपना नाम एनास्टेसिया बताता है। शाम होने तक दोनों शानदार तरीके से एक नए टाउन में एंटर करते हैं। एफ्टल उसे बताता है कि कल यहाँ अल्टीना मैजिक एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जिसे सुनकर एनास्टेसिया हैरान रह जाती है कि इतना शक्तिशाली बंदा स्टूडेंट बनने जा रहा है। तभी एनास्टेसिया के पेट से चूहे कूदने लगते हैं तो एफ्टल बोलता है कि एग्जाम से पहले दबाकर अच्छा मीट खाना जरूरी है।
वो एक बेहद लग्जरी और महंगे रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, जहां लोग एक डेमन स्लेव और छोटे बच्चे को एक साथ देखकर अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर आते ही एनास्टेसिया अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। एफ्तल हैरान होकर पूछता है, अभी ये क्या नीचे बैठ गई, ऊपर चेयर पर आ। एनास्टेसिया मासूमियत से बोलती है, मास्टर, एक गुलाम को हमेशा जमीन पर बैठकर अपने मालिक के ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए। एफ्तल को समझ आता है कि ये बेचारी गुलामी की आदी हो चुकी है, इसलिए वो अपना शैतानी दिमाग चलाकर बोलता, मेरा बाप होने के नाते मेरा पहला ऑर्डर ये है कि चुपचाप चेयर पर बैठो। एनास्टेसिया जैसे ही चेयर पर बैठती है उसे मजा आ जाता है, पर तभी एक घमंडी वेटर आकर बदतमीजी से बोलता है, ये अमीरों की जगह है, यहाँ स्लेव्स को चेयर पर बैठना मना है, और ए बच्चे, तेरे पास बिल देने के पैसे हैं भी? वेटर उन्हें वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ता है। एनास्टेसिया डर जाती है और बोलती है कि हम बाहर किसी ठेले पर खा लेंगे, पर हमारा हीरो एफ्तल बिना डरे अपनी पॉकेट से 3 चमचमाते हुए ड्रैगन ड्रॉप्स निकालकर टेबल पर पटक देता है। उन कीमती स्टोन्स को देखकर वेटर के तोते उड़ जाते हैं। एफ्तल अपना जैकेट थोड़ा खोलकर दिखाता है कि उसके पास ऐसी पूरी तिजोरी भरी पड़ी है। वेटर नर्वस होकर एक स्टोन चेक करता है और चिल्लाता है, एक स्टोन की कीमत 500 गोल्ड कॉइन से ज्यादा है। वेटर तुरंत कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए माफी मांगता है। एफ्तल बोलता है, चेंज तुम रख लो और सबसे बेहतरीन मीट लेकर आओ। वेटर का एटीट्यूड एक पल में बदल जाता है और वो उन्हें इज्जत से वीआईपी रूम में शिफ्ट कर देता है। एफ्तल हंसते हुए बताता है कि ये सारा पैसा उसके उस चिंदी चोर बाप ऑरकॉट का है जिसे वो लूट कर आया था। कुछ ही देर में टेबल पर लजीज खाने और मीट का ढेर लग जाता है, पर एनास्टेसिया अभी भी थोड़ा हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी ऐसी आलीशान ट्रीटमेंट नहीं देखी थी। एफ्ताल उसे प्यार से बोलता है, खाना ठंडा हो रहा है, अब जल्दी ठूसना शुरू कर। वो आगे कहता है कि मुझे पता है तूने गुलामी में बहुत दुख झेले हैं, हो सकता है अनजाने में कभी मैं भी तेरे साथ बुरा बिहेव कर दूं। अगर ऐसा हो तो तुम मुझ पर गुस्सा कर सकती हो। पर ट्विस्ट ये था कि बेचारी एनास्टेसिया को पता ही नहीं था कि गुस्सा होता क्या है। वो इतने साल से दबा कर रखी गई थी कि वो गुस्सा करना ही भूल चुकी थी। एफ्ताल उसे समझाता है कि जब कोई चीज बुरी लगे तो बोल दिया करो। फिर वो बोलता है कि चलो एक ट्रायल करते हैं, तुम मुझ पर गुस्सा होने की एक्टिंग करो। एनास्टेसिया अजीब सा चेहरा बनाकर कोशिश करती है, जो देखने में बहुत ही फनी लग रहा था। अगली सुबह दोनों क्रोन मैजिक एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए निकलते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले एनास्टेसिया एफ्ताल को उसके नए और सुंदर कपड़ों के लिए थैंक यू बोलती है। एफ्ताल मुस्कुराकर बोलता है कि ये तुम पर बहुत जच रहे हैं। एकेडमी के बाहर लोगों का मेला लगा हुआ था। एफ्ताल उसे समझाता है कि यहाँ एडमिशन मिलना मतलब आगे की लाइफ सेट है, बहुत पैसा और इज्जत मिलती है, इसलिए सब यहाँ मर रहे हैं। फिर एफ्ताल बोलता है, एक काम कर, एग्जाम तू भी दे दे। एनास्टेसिया शॉक हो जाती है कि क्या एक स्लेव भी एग्जाम दे सकती है। एफ्ताल बोलता है कि यहाँ सब अलाउ है और तू तो महान मर्लिन की रिश्तेदार है, तेरा मैजिकल टैलेंट इन सड़ियल ह्यूमन से लाख गुना बेहतर है। एनास्टेसिया थोड़ा डरती है, पर एफ्ताल दोनों का रजिस्ट्रेशन करवा देता है। जल्द ही एग्जाम का पहला स्टेज शुरू होता है। एक घमंडी एग्जामिनर स्टेज पर आता है और चिल्लाकर बोलता है, वेलकम लूजर्स, तुम सबका पहला टेस्ट एक बैटल मोड होने वाला है।